नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 9 फरवरी का आपका सभी शिफ्टों का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी शिफ्टों में पूछे गए 80 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो जिनका भी एग्जाम 13 फरवरी को बाकी है वो लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में 50% से अधिक प्रश्न आपके जीके जीएस के इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था, मानिक शाह कहां से उपचुनाव जीते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पीडीएफ से यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। मानिक शाह कहें तो त्रिपुरा के ये मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। कहां से उपचुनाव जीते हैं तो 2022 में आपका बहुत जगह उपचुनाव हुए थे, और उपचुनाव 2022 से संबंधित आपके जो प्रश्न है आपके एसएससी जीडी जो एग्जाम आपका 2023 में हुआ है उससे हर शिफ्ट में कम से कम एक प्रश्न देखने को जरूर मिले हैं। ठीक है, तो मानिक शाह का पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका नगर बोर्ड डोबली हो जाएगा, जहां से मानिक शाह उपचुनाव जीते थे और ये बीजेपी से संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा इससे संबंधित आपको हम ट्रिक भी बताए थे, बेड़ मणिक रत्न जितने हैं। ठीक है, बेड़ मणिक रत्न जितने हैं, आपको ये ट्रिक भी हमने आपको बताने का प्रयास किया था। बेड़ से आपको बोला था कि बोर्ड डोबली याद रखना है, और मणिक से आपको मणिक शाह याद रखने के लिए आपको हम बताए थे। ठीक है, इसके अलावा त्रिपुरा में 3 और जगह पे आपका उपचुनाव हुआ है, जैसे कि आपका अगरतला में हुआ है। यहाँ से भी आपका जो जीते हैं आपका सुदीप बर्मन, जो कि आईएनसी से संबंधित व्यक्ति हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ये भी प्रश्न आपका बन चुका था। इसके अलावा सुरमा से दोस्तों आपका स्वप्नदास पॉल जी जीते थे, ये भी आपका बीजेपी से संबंधित व्यक्ति हैं। और जुबराजनगर से आपका मलिना देवनाथ जी चुनाव जीते हैं, जो कि आपका बीजेपी से संबंधित थे। तो ये 4 जगह आपका त्रिपुरा में उपचुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें आपका मानिक शाह आज के शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि नगर बोर्ड डोबली से आपके चुनाव जीते थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आपका देखने को मिला था कि मेजर ध्यानचंद जो है वो किस खेल से संबंधित है। उसी में हमने आपको बता दिया था कि किस राष्ट्र से भी संबंधित है। तो हॉकी के महान खिलाड़ी हैं, फिरकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म आपका 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपके राइट आंसर था। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, और इनके जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनके नाम पर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसका पहले का नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिनका जो संबंध है आपका इलाहाबाद से है। तो इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई दोस्तों फीबा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन के दिशा निर्देश के अनुसार बास्केटबॉल कोर्ट को एक आयताकार खेल क्षेत्र में होना चाहिए। आयताकार इस तरह का आपका होना चाहिए, जिसकी जो लंबाई है आपका 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिला था। तो 28 × 15 आपके ऑप्शन में दिया गया था, स्टूडेंट का कहना था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में FIBA में के दिशा निर्देशों का ही पालन किया जाता है, जो कि आपका बास्केटबॉल फेडरेशन से संबंधित आपका है। ठीक है, तो 28 × 15 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सांप का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो सांप का पर्यायवाची शब्द सर्प हो जाएगा, सांप हो जाएगा, अही हो जाएगा, भुजंग हो जाएगा, विषधर, ब्याल, फनी, उरग, पनग एवं नाग इसका सांप का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था, जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाता है। तो आपका सर्वज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गणगौर जो नृत्य है आपका किस देवता को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट रिपीटेड है। तो गणगौर जो आपका नृत्य है, पहली बात तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निवार, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र का एक त्यौहार है। मुख्य रूप से आपका राजस्थान का है। आपके ऑप्शन में भी राजस्थान देखने को मिलता अगर गणगौर नृत्य का राज्य संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलता। लेकिन अभी देवता पूछा गया था, यह आपका चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इस दिन होता क्या है, कुमारी जो लड़कियां होती हैं, विवाहित महिलाएं, शिवाजी और पार्वती जी गौरी की पूजा करती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका पार्वती जी हो जाएंगे। पूजा करते हुए धूप से पानी की छींटे देते हुए गोड़ गुरगुमती गीत गाती है। इस दिन पूजन के समय रेणुका की गोड़ बनाकर उस पर महावर सिंधु चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूपबत्ती, दीप नैवेद्य से आपका पूजन करके भोग लगाया जाता है। तो ओवरऑल आपका पार्वती जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण, मतलब कुषाण वंश के आपका द्वितीय राजधानी पूछा गया था। तो आपको मालूम होगा कुषाण वंश की 2 राजधानियां हुआ था उत्तर भारत में। पहला तो आपका पुरुषपुरा था, जो कि पेशावर था, ये आपका पहला राजधानी था। दूसरा आपका मथुरा से प्रशासन किया था। ठीक है, इसके अलावा बता दें आपका पहली शताब्दी ईसा में कुजोला कटफिसेस के द्वारा आपको कुषाण वंश की स्थापना किया गया था। इसके अलावा कुषाणों को यूजी जनजातियों की 5 शाखाओं में से एक माना जाता है, जो कि मध्य एशिया के चीनी सीमांत प्रदेश में रहते थे। कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। वो भीम कटफिसेस का पुत्र था। ठीक है,
तो आपका इसका राइट आंसर मथुरा हो जाएगा, पहला पेशावर और दूसरा आपका मथुरा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, नॉर्मन ब्लॉक को हरित क्रांति के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था। अगर जिनका भी 4th शिफ्ट में एग्जाम था वो आपका फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का आपका एनालिसिस वीडियो देख कर गए होंगे, तो ये क्वेश्चन को गलत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मन ब्लॉक के बारे में आपका प्रश्न बना था जिसमें आपको बता भी दिए थे कि इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल शांति का पुरस्कार। ठीक है, तो नॉर्मन ब्लॉक पहली बात तो ये आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र को ऐसे बदलाव के लिए जिसने एक क्रांति का रूप ले लिया था। उन्होंने गेहूं की ऐसी किस्म बनाई थी जिसने विकासशील देशों में कृषि को पूरी सूरत ही बदल कर रख दिया था। उन्हें इस अवधारणा क्रांति के लिए 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार के अलावा भारत में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शन में नोबेल शांति पुरस्कार था, जो कि आपका 100% राइट आंसर होने वाला है। नॉर्मन ब्लॉक को तो आपको विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है, लेकिन भारत में भी आपका जनक माना जाता है हरित क्रांति का, आपका MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका शांति नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो वर्तमान में विदेश सचिव की बात करेंगे तो विनय मोहन क्वात्रा, जो कि IAFS कैडर के एक भारतीय राजनयिक हैं, जो कि मई 2022 से भारत के 34वें और वर्तमान में विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो विनय मोहन क्वात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हर्षवर्धन श्रृंगला के उत्तराधिकारी हैं। विनय मोहन क्वात्रा से पहले आपके हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव हुआ करते थे। इससे पहले उन्होंने फ्रांस, नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। ये तो आप हो गया विदेश सचिव का, लेकिन वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो S जयशंकर आपके वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1885 का बात हो रहा है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय आपका स्थापना ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना है, जो कि मात्र 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, यानी कि वर्तमान में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक की बात करेंगे तो A.O. ह्यूम थे, जो कि उस समय के महासचिव भी थे। और आपके जो पहले अध्यक्ष थे आपके व्योम चंद बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो पहला अधिवेशन आपका मुंबई में हुआ था और इसके व्योम चंद बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं, तो व्योम चंद बनर्जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कौन सा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में आपका भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव दिया गया था। तो भारत के पड़ोसी देशों में भूटान का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है, तो आपका राइट आंसर भूटान हो जाएगा। बात करें भूटान का, तो भूटान का कुल क्षेत्रफल आपका 38,394 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा म्यांमार का कुल क्षेत्रफल आपका 6,76,575 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा नेपाल का क्षेत्रफल आपका 1,47,516 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फीट है। इसके अलावा पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल आपका 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अनुसार आपका भूटान राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत के साथ कुल 9 देशों का सीमा साझा करता है, जिसमें 7 आपका स्थलीय सीमा, जबकि 2 आपका समुद्री सीमा में आपका मालदीव और श्रीलंका। इसके अलावा भारत के जो निम्न 7 देश हैं, पहला तो अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर आपका सीमा साझा करता है भारत के साथ सबसे कम। इसके अलावा बांग्लादेश है, जो कि 4,096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। सबसे अधिक सीमा साझा आपका भारत बांग्लादेश के साथ ही करता है और सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ करता है। इसके अलावा भूटान के साथ 699 किलोमीटर, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर के साथ भारत है, जो कि अपनी सीमा साझा करता है। श्रीलंका और मालदीव जलीय समुद्री सीमा करने वाले 2 देश हैं। स्थलीय सीमा की दृष्टि से भूटान भारत की दूसरी सबसे छोटी सीमा वाला पड़ोसी देश है। ठीक है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपका शायद मालदीव भी राइट आंसर हो सकता है, नहीं तो इसको हम लोग कमेंट में एक बार आपको बता देंगे। इसके अलावा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये भी आपका रिपीट है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न आपका है, मौलिक कर्तव्य जो कि किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को दोस्तों आपका 11वां मौलिक जो कर्तव्य है 6वां संविधान संशोधन 2002 के बाद से जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य को और संविधान के 51A में दिए गए 10 मौलिक कर्तव्यों को स्वयं, पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो आपका 51A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मौलिक कर्तव्य का, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इनमें से कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका जो सरिता ऑप्शन में दिया गया था, ये आपका तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सरिता शायद आपका नदी का पर्यायवाची शब्द है।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, चारू जो माथुर है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो चारू माथुर की बात करें तो आपका मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित प्रमुख नर्तक है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य शैली से और संबंधित जो नृत्यांगना है आपके झावेरी बहनें हैं, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है। चारू माथुर आपका पूछा गया था। कलावती देवी भी आपके मणिपुर से संबंधित है। नल कुमार सिंह भी आपके मणिपुर से संबंधित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर टीनी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल दैट आर इन्वॉल्व इन रिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका, चेराव नृत्य से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपका, शायद पूछा गया था इनमें से कौन सा नृत्य है आपका मणिपुर से है। तो आपका चेराव शायद ऑप्शन में था, या कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, या चेराव किस राज्य से संबंधित नृत्य है। तो आपका इसका राइट आंसर आपका दोस्तों मिजोरम हो जाएगा। चेराव दोस्तों आपका मिजोरम का है, जो कि लोक नृत्य है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके अलावा पारंपरिक नृत्य है मिजोरम का, जिसमें जो 4 लोग होते हैं, बांस की छड़ों को 2 विपरीत टांग जोड़े लिए होते हैं। मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। इसके अलावा उत्सव के अवसरों के दौरान यह आकर्षण का केंद्र होता है। माना जाता है कि इसके जो शुरुआत है आपका 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो चेराव दोस्तों आपका मणिपुर का लोक नृत्य है, मिजोरम का लोक नृत्य है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न आपको देखने को मिला था, वो पूछा गया था कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, केरल के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, तो इसका राइट आंसर आपका आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका केरल के मुख्यमंत्री के, तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजयन जी हैं। इसके अलावा केरल की राजधानी की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो जाता है। और नवनीति प्रसाद सिंह केरल के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा बनवारी लाल पुरोहित की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका तमिलनाडु के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो आपका केरल का आपका राज्यपाल आए थे मोहम्मद आरिफ खान। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम पीडीएफ से ही डायरेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कौन चुनाव लड़े थे विपक्ष में। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पीडीएफ से ही देखने को मिला है। ये दोस्तों आपका राइट आंसर आपका यशवंत सिन्हा हो जाएगा। यशवंत सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम होगा 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें आपका यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू जी के बीच फाइट था। द्रौपदी मुर्मू जी आपका जीत गए थे, एनडीए के उम्मीदवार थी, यशवंत सिन्हा आपके विपक्ष के उम्मीदवार थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आपका जो द्रौपदी मुर्मू है आपका 15वीं नंबर के उप राष्ट्रपति हैं और आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और ये आपका इससे पहले कहाँ पर ये अपना सहयोग दे रही थी, तो आपका झारखंड के राज्यपाल के तौर पर ये काम कर रही थी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव दोस्तों आपका 2022 में हुआ है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे तो आपका जगदीप धनखड़ आपके चुनाव जीते थे 2022 में। और विपक्ष में दोस्तों आपका मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार थी और इंडिया के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ थे। जगदीप धनखड़ की बात करें, ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पीडीएफ से ही देखने को मिला है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कौन सा जो राज्य है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा जो करता है, तो इसका राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा दोस्तों बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। त्रिपुरा एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक इससे आदिवासी संस्कृति और धार्मिक समूह का एक जटिल मिश्रण है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य में आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा आपका 3 तरफ से आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा मिजोरम भी शामिल है। मणिपुर की बात करेंगे तो ये आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रोल आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है। तो आपको बता दें जल योजित कॉपर जो सल्फेट होता है उसी को नीला थोथा कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CuSO4 5H2O, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट एक नीला क्रिस्टलीय यौगिक नीला थोथा ब्लू विट्रोल के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई आपका एक अनुच्छेद आया था। क्वेश्चन तो क्लियर स्टूडेंट बता नहीं पाए लैंग्वेज, लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं। आपका पूछा क्या ऑप्शन जो दिया गया था आपका 65 दिया गया था। तो अनुच्छेद 65 में दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रीतियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। ये आपका अनुच्छेद 65 में मेरे ख्याल से आपका शायद यही देखने को मिला होगा। तो आप लोग जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोगों का कंफर्म कर दीजिएगा। अनुच्छेद 66 की बात करेंगे तो इसमें प्रावधान है कि दोस्तों चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा। ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त
होता है। ठीक है, तो ये आपका एकल सकनीय मत आपका उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव आपका होता है। अनुच्छेद 67 की बात करेंगे दोस्तों, तो अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को प्रभावी बहुमत से पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से सहमति व्यक्त की जा सकती है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है आपका भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के ऑप्शन आपके ये प्रश्न में देखने को मिले थे। आप लोग जरूर बताइएगा क्या देखने को मिला था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। इसमें दोस्तों आपका नया अनुच्छेद जोड़ा गया था जो कि 21A के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका संविधान के एक अनुच्छेद 21 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेदों को अंत स्थापित किया गया था, जिसमें आपका शिक्षा का अधिकार था, जिसे कि 21A के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका राज्य है जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून के द्वारा निर्धारित कर सकता है। तो यही आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों इस संशोधन के तहत आपका एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जोड़ा गया था, वो आपका अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों आपका क्या जोड़ा गया था, तो एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिससे मौलिक कर्तव्य आपको मालूम होगा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और एक मौलिक कर्तव्य आपका इसी समय जोड़ा गया था जो कि आपका माता पिता या अभिभावक है जो अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने या जैसा भी हो मामला 6 14 वर्ष की आयु के बीच आपको शिक्षा उनको देना है। तो ये भी मौलिक कर्तव्य आपके इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तब जाके आपके वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कान काटना मुहावरा का अर्थ है जो कि क्या होता है, तो चालाकी दुर्धरता आदि में किसी से बढ़कर होना आपका कान काटना मुहावरा का अर्थ होता है। एक क्वेश्चन फूल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। फूल के पर्यायवाची शब्द में विकसित अवस्था डेफोडिल, बाग, उद्यान, गुलशन, पुष्प, सारंग, कुसुम, सुमन, गुल, उत्मांस, लतांत, सुमन, प्रसून, पुष्प, गुल, कुसुम, मंजरी और पुहु, ये आपके फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिला था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत कब है जो राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया था, तो भारत दोस्तों अभी तक मात्र एक बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया है, वो दोस्तों आपका वर्ष 2010 में किया था। 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2010 की बात करेंगे तो भारतीय एथलीटों के द्वारा 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते गए थे। यह पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेजबानी किया था, और केवल ये दूसरी बार जो आयोजन है जो कि एशिया में हुआ था। एशिया में जो आयोजन है पहला आपका कुआलालंपुर में हुआ था जो कि 1998 में हुआ था, और खेलों में दोस्तों आपको 71 राष्ट्रमंडल खेल संघों ने भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों बात करें 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो ये दोस्तों आपका 22वां संस्करण था जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था। यह आपका 2022 में है। ठीक है, इसके बाद पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेल आयोजन हुआ था, तो ये दोस्तों आपका कनाडा के ओंटारियो प्रांत के हैमिल्टन में 16 से 23 अगस्त के बीच 1930 के दौरान आपका पहली बार आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो आपका आयोजन हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गवरी जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान की जो समृद्ध लोक परंपरा में कई लोक नृत्य और लोक नाट्य प्रचलित है, इनमें सबसे जो अनूठा है आपका गवरी नामक लोक नृत्य नाटिका है। ठीक है, तो गवरी उन भीलों का एक मेरुनाट्यम है। यह एक नृत्य नाटक है जो कि अनुकरण और वार्तालाप को जोड़ता है। गवरी नृत्य या राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गरबा, गवरी तो आपका राजस्थान से है लेकिन गरबा आपका गुजरात से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन में आपका उड़ीसा भी दिया गया था, तो उड़ीसा के जो कुछ नृत्य हैं आपके गरुड़ वाहन है, घुमरा है, चंगुनाट है, जदूर है, मुदारी है, पैका है, संचार और सवारी, ये दोस्तों आपका उड़ीसा के कुछ लोक नृत्य हैं। इसके अलावा आपके ऑप्शन में मणिपुर भी दिए गए थे, तो मणिपुर का दोस्तों आपका थांगता, तलम, नटरास, पुंग चोलोन, बसंत रास और राखाल, ये दोस्तों आपका मणिपुर के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा राजस्थान के दोस्तों आपका घूमर, कालबेलिया नृत्य, तेरह ताली, चरी नृत्य, कठपुतली नृत्य और आपका सुईसिनी और चक्री, इसके अलावा आपका जो दिया गया था गवरी, ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित कप ट्रॉफी किससे सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन में दोस्तों आपका उबेर कप था, जो कि 100% आपका राइट आंसर था। ये तो दोस्तों बैडमिंटन में महिलाओं का कप है उबेर कप, लेकिन पुरुष का भी एक कप है जिसे कि थॉमस कप के नाम से जाना जाता है। तो थॉमस कप पुरुष और महिलाओं के लिए उबेर कप। इसके अलावा भी कुछ हॉकी से संबंधित कप है, जैसे कि अग्रवाल कप, चड्डा कप, हरीला कप। ये सभी जो कपें हैं आपके किससे संबंधित है, तो हॉकी से। इसके अलावा क्रिकेट से कुछ संबंधित कप है, जैसे कि एसएस कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियां आपके क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी योजना के तहत प्रधानमंत्री जीरो बैलेंस से आपका जो बैंक अकाउंट है वो खोलने का निर्णय लिया था। तो विश्व की जो सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना थी वो आपका जनधन योजना था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। कि घोषणा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से शुरू किया था और 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था इसका शुभारंभ। योजना के शुभारंभ में के समय माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों की इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्यौहार के रूप में मनाने का अवसर बताया था, जिसमें दोस्तों आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है जो कि खोलने का निर्णय लिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जब आयात निर्यात है जो कि आय से अधिक हो जाता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब आयात है जो कि निर्यात से अधिक हो जाता है तो देश या क्षेत्र में व्यापार घाटा होता है। इसका जो व्यापार होता है संतुलन नकारात्मक होता है। किसी देश का बीओपी विवरण इंगित करता है कि देश में अधिशेष या धन की कमी, अर्थात जब किसी देश का निर्यात है जो कि उससे आयात से अधिक हो जाता है तो उसका बीओपी अधिशेष में कहा जाता है। तो अधिशेष इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पैक्रोटिक सेल की विशेषताएं के बारे में पूछा गया था। तो इसके बारे में बता देते हैं कि एक प्रारंभिक कोशिका है, यह एक कोशिकीय होते हैं, इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक भी नहीं होता है और केंद्रीय कीय पदार्थ कोशिका ध्रुव में बिखरे होते हैं। इन कोशिकाओं में कला विहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहा जाता है और इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तारक और माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतर्द्रव्यी जालिका नहीं पाई जाती है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिला था। फिर भी 70 इस प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। इनमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंध नहीं होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला मौर्य शासक कौन सा है। तो सम्राट अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म दोस्तों आपका 304 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु आपका इसका 232 ईसा पूर्व में हुआ था। पिछले के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। तो एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि आपका जो जन्म 304 ईसा पूर्व में और मृत्यु 232 ईसा पूर्व में कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें दोस्तों, आपका ये ईस्वी नहीं, ये आपका ईसा पूर्व था, इसमें आपका घटते चलता था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। यह आपका मौर्य वंश का शासक था जो कि अशोक बौद्ध धर्म को सक्षम देने वाला प्रतापी राजा था। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक जो क्वेश्चन है आपका 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी देखने को मिला था, जिसका राइट आंसर आपका शायद ऑप्शन में अमृतसर लोग बता रहे थे। तो आपका 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये आपका अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में एक बाग था आपका जालियांवाला बाग, वहीं पर दोस्तों आपका जनरल ओडायर था जो कि गोली चलाने का आदेश दिया था और उसमें हजारों जो आपके सभा कर रहे थे या जुलूस भी कर रहे थे उन पर गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था उसी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पुरस्कार से भी कोई संबंधित प्रश्न है जो कि आपको देखने को मिला था। वो पूछा गया था कि होली जो त्यौहार है वो आपका कौन से महीने में मनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया था होली का, तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूछा गया था। तो होली आपको बता दें कि बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर आपका फाल्गुन मास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका कार्तिक आपके ऑप्शन में दिया गया था, हालांकि आपका राइट आंसर फाल्गुन होना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर चलिए दूसरा क्वेश्चन को देते हैं। इससे पहले दोस्तों जिनका भी एग्जाम 13 तारीख को है उनके लिए बता दें कि
आपके लिए और कोई सब्जेक्ट में तो नहीं, लेकिन आपको जीके जीएस में अगर ये पीडीएफ को आप पढ़ लेते हैं, जो कि अब तक के शिफ्टों में पूछे गए 1000 प्रश्नोत्तर, मतलब 1000 प्लस प्रश्नोत्तर का भी एक्स्ट्रा फैक्ट पीडीएफ को बनाया गया है, जिनका जो शुल्क मात्र 20 पर रखा गया है, तो आप आसानी से 15 से 16 जो क्वेश्चन है आप आसानी से कर लेंगे जीके में, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था आपको इस जीके जीएस का इस पीडीएफ से ही आपको देखने को मिला था। लगभग 14 से 15 क्वेश्चन सारे स्टूडेंट के द्वारा कहना था। अगर लेना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, आज तक का। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले धीरे एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आपका शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 है आपका कौन से देश में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 की बात करेंगे दोस्तों, जिसे आधिकारिक रूप से 13वें पैरा ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन से नंबर का था, तो 13वां नंबर का था यह पैरा ओलंपिक आपका था, जिसका जो आयोजन है आपका चीन के बीजिंग नगर में 4 मार्च से 13 मार्च के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, चीन के बीजिंग में हुआ था। आपका चीन ऑप्शन में होगा, चाहे आपका बीजिंग ऑप्शन में होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 के आदर्श वाक्य का, तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो आपका आदर्श वाक्य था वो था टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका कभी कभी पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों 2022 शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर क्या था, तो ये दोस्तों आपका बिग ड्वेन आपका ये 2022 का शुभंकर था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें 2022 शीतकालीन पैरा ओलंपिक में आपका कितना खेल शामिल हुआ था, तो दोस्तों आपका 7 खेल शामिल हुआ था और 81 पदक प्रतियोगिता हुई थी, और इस खेल में जो बॉब स्लेज नामक नया खेल को जोड़ा गया था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा मेडल की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो मेडल है आपका चीन लेकर आया था, गोल्ड मेडल जो कि 18 था, और सबसे ज़्यादा जो पदक है आपका वो भी चीन ही लेकर आया था, कुल 61 पदक। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका यूक्रेन था। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका चीन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों आपके 100% राइट आंसर हो जाएंगे। इसके पहले दोस्तों आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पूछा गया था, उसी समय हम इस प्रश्न में फैक्ट्स के साथ आपके राज्यपाल को भी जोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है तो कल होकर राज्यपाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो आपके एकनाथ शिंदे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपके श्री देवेंद्र फडणवीस है। ठीक है, तो आपका उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री आपके एकनाथ शिंदे और राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी। ये दोस्तों आपका 2022 का अपडेटेड है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की किस युद्ध में हराया था। दोस्तों आपको बता दें पानीपत का जो युद्ध है हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में 3 बार लड़ा गया है। ठीक है, 3 बार लड़ा गया है। तो दोस्तों बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया था, जो कि दोस्तों आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1526 हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी के बारे में बता दें दोस्तों, तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था और लोदी वंश का भी आखिरी शासक था, जिससे कि बाबर ने आपको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में आपका मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी, अर्थात बाबर ने लोदी को हराया था और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा है जो कि कर लिया था। इसके बाद दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, तो प्रथम युद्ध तो आपका एक क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन आपका पानीपत का सेकेंड युद्ध और थर्ड युद्ध से आपका को जो क्वेश्चन है बिल्कुल बनने को देखने को मिलेगा। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो आपका 5 नवंबर 1526 को हुआ था। ये आपका अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था, जिसका जो उपनाम है या लोकप्रिय नाम कहे तो हेमू था। इस युद्ध में आपका अकबर ने हेमू को हरा दिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पानीपत के द्वितीय युद्ध का लेखा जोखा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध का, जो कि आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। यह पुणे के सदाशिवराव भाव पेशवा के अधीन अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इस युद्ध में आपका अब्दाली ने युद्ध जीत लिया था। युद्ध ने एक शक्ति शून्य का नेतृत्व किया, जिसके कारण बाद में भारत पर अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देके पूछा गया था कि विष्णु जो भगवान है उससे संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे दोस्तों, तो वर्तमान में आपके 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, उसमें यहाँ से आपका जो मोहिनी अट्टम है
वो दोस्तों आपका केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। एक तो मोहिनीअट्टम है, दूसरा आपका कथकली है, ठीक है, जो कि दोस्तों अभी भी लोकप्रिय है। केरल के अन्य शास्त्रीय नृत्य में आपका कथकली है और मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना हुआ है और मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु के धारण किया था, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर मोहिनीअट्टम हो जाएगा, ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने कौन से शास्त्रीय नृत्य का धारण किया था? मोहिनी रूप। तो आपका मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन के ऊपर है दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन तो आपका हर शिफ्ट में आपका एक शिफ्ट छोड़कर पूछा ही जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो इसका राइट आंसर आपका एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति पहली बार दोस्तों आपका 1960 के दशक में नॉर्मन ब्लॉक के द्वारा शुरू किया गया था। इस क्रांति में उनकी भूमिका के कारण उन्हें हरित क्रांति के जनक, विश्व के लेवल पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन ब्लॉक को। उसके लिए दोस्तों आपका 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में और विकसित करने में जबरदस्त काम किया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हरित क्रांति 1960 के दशक में आपका शुरू हुआ था और भारत में जो कृषि को आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया था, जैसे कि उच्च उपज वाली किस्में के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक उर्वरकों का उपयोग करके आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया था ये आपके भारत में, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सोमदेव जो वर्मन है वो आपका कौन से खेल से संबंधित है? तो सोमदेव किशोर देव वर्मन दोस्तों, जिनका जन्म आपका 13 फरवरी 1985 को हुआ था, वह एक पूर्व पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपके टेनिस खिलाड़ी राइट आंसर हो जाएंगे। उन्होंने NCAA में लगातार 3 फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र कॉलेजिएट खिलाड़ी होने के लिए सुर्खियां बटोरी थी, जिन्होंने वर्जीनिया विश्वविद्यालय में अपने जूनियर और सीनियर वर्षों में बैक टू बैक फाइनल जीता था। 1950 के बाद से केवल 3 अन्य खिलाड़ियों ने उस रिकॉर्ड की बराबरी किया था। 2008 में NCAA पुरुष टेनिस चैंपियनशिप में 44 से जीत हार कर रिकॉर्ड अभूतपूर्व बनाया था, ठीक है। तो इस कारण इसका ये आपका पूछा गया था। एक को पूछा गया था पोस्को जो एक्ट है दोस्तों आपका वो कब आया था? तो 2012 में दोस्तों भारत सरकार ने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉस्को बनाया था। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे को माना गया है, उसके साथ अगर यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा साल 2019 में कानून के संशोधन कर दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। तो ये आपका 2012 ईस्वी में दोस्तों आपका पॉस्को एक्ट आया था। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र दोस्तों आपका CnH2n-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्काइन की बात करेंगे तो सबसे सरल एल्काइन कार्बन से कार्बन त्रिबंध के साथ एक हाइड्रोकार्बन और आणविक सूत्र है CnH2n-2 और इसका जो समान नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑक्सीएसिटिलीन। और मसालों में धातुओं को काटने और वेल्डिंग करने के लिए एसिटिलीन का उपयोग दोस्तों किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रोपाइन इसका उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों आपका अल्केन का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CnH2n+2 होता है, एल्काइन -2 होता है और एल्कीन दोस्तों आपका CnH2n होता है, ठीक है। तो -2+2 और इससे करके आप है जो कि याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि सूर्य के बाद आपका द्वितीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो इसका तो आंसर मुझे मिल नहीं पाया है। आपको मालूम होगा जो प्रथम जो आपका सूर्य ऊर्जा का जो स्रोत है आपका सूरज है, लेकिन आपका द्वितीय ऊर्जा का जो स्रोत है आपसे पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो देखिए आपको बता दें कि भारत का सबसे जो गरीब राज्य आपका बिहार है, ये आपके 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहारी है। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट आपका 2022 में आया था। उसके बाद से झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का स्थान है बिहार के बाद। वहीं बिहार में कुपोषितों की संख्या भी सबसे अधिक है। मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी, स्कूल में उपस्थित और खाना बनाने के ईंधन, बिजली से वंचित आबादी का प्रतिशत के मामले में भी बिहार का सबसे खराब स्थान है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक हालत और अभाव की स्थिति को आंका जाता है। तो आपका ये राइट आंसर बिहार हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उत्तर भारत के किस जगह से आने वाली हवाई मौसम पे प्रभाव डालती है? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिला था। तो हिमालय क्षेत्र
भारत की जलवायु को तो दोस्तों प्रभावित करती है, आप लोग को मालूम होगा। ये मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनती है तथा शीत ऋतु में तीव्र क्षेत्र से आने वाले अत्यंत शीतलहरों में रुकावट पैदा कर भारत को शीतलहर के प्रभाव से बचाने के लिए एक आवरण या दीवार की भूमिका है जो कि निभाती है। बिहार से ले लेते हैं जो कि हमारा गृह राज्य है। तो जो भी लोग बिहार से हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपका जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो आपके वर्तमान में आपके नीतीश कुमार, वो दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में आपका शपथ लिए हैं इस्तीफा देकर, आपका ये पार्टी चेंज कर तो आपको हम बोले थे कि ये आपका मुख्यमंत्री आएगा, क्योंकि सभी राज्यों का मुख्यमंत्री आ रहे थे 2022 के, तो ये भी मुख्यमंत्री आपको आना ही था, तो आज आ गया है, तो नीतीश कुमार इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा बिहार के जो वर्तमान में राज्यपाल की बात करेंगे तो दोस्तों आपका फागू चौहान आपके वर्तमान में राज्यपाल हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री आपके बिहार के तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़े, तो जिन लोगों का अभी आगे एग्जाम है वो लोग से निवेदन है कि दोस्तों आप लोग टाइम पर जरूर पूछिएगा, क्योंकि अभी थर्ड शिफ्ट में एक स्टूडेंट का एग्जाम था जो कि घर से आपका जो सेंटर था मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही था, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस गए थे और 5 मिनट के देरी हो गया था और एग्जाम देने से वंचित रह गए हैं। तो उनका जो तैयारी है बहुत अच्छा था, टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा ही दे रहे थे। तो आप लोग से निवेदन है कि जो लोग भी एग्जाम बाकी है आप लोग समय से पहले पहुँचने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम है छूटे ना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की जाएगी दोस्तों, तो आपको बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2000 में, ठीक है, कब क्या किया था दोस्तों? दिसंबर 2000 में आपका अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत किया गया था। इसमें परिवार को रियायती दर पर यानी कि 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। तो आपका राइट आंसर 2000 था, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपका कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाएगी दोस्तों, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 153 की बात करेंगे तो आपको बताता है कि प्रत्येक राज्य में आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए जैसा कि बिहार के जो राज्यपाल है आपके फागू चौहान, तो आपके उत्तर प्रदेश के मान लीजिए राज्यपाल का निधन हो जाता है या कोई पद आपका खाली रह जाता है, तो आपके बिहार के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश का भी कार्य आपको दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 156 की बात करेंगे तो गवर्नर के पद की व्याख्या करता है, और राज्यपाल जो पद है उसको आपको राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम वर्ष है, न्यूनतम आयु है, वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि आपका अधिकांश बार क्वेश्चन आपको बन भी चुका है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आप देख रहे होंगे रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति भी आपका रिपीटेड है, अंत्योदय अन्न योजना भी रिपीटेड है, और आपका जो बिहार के मुख्यमंत्री ये तो आपका पहली बार आया था, हालांकि इसको पीडीएफ के फैक्ट्स में हम शामिल कर दिए थे। तो जिन लोगों का भी एग्जाम बाकी है उन लोग से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो आप लोग पीडीएफ को बाय कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अभी जिनका भी 13 तारीख को एग्जाम है, क्योंकि आपके पास 10, 11, 12 आने के 3 दिन का भी समय आपके पास पर्याप्त है। मात्र 20 रुपये शुल्क रखा गया है, 1000 प्रश्नों का एक एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस पीडीएफ में को बनाया गया है इसका शुल्क। और जो लोग लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क है जो कि जरूर कीजिएगा, तो आपको वहाँ पर सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जापान में भारत का एम्बेसडर कौन है? ठीक है, तो वरिष्ठ राजनयिक सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपका सीबी जॉर्ज है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बैच 1993 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं जॉर्ज। वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत थे, और वो जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का जगह लेंगे। ठीक है, तो किनका जगह लेंगे? संजय कुमार वर्मा। बने कौन है? तो सीबी जॉर्ज आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि श्रीमंता शंकर देव जी के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि विकसित किया गया था? तो आपको बता दें सतरिया नृत्य को विकसित किया गया था। इस नृत्य के जो संस्थापक थे महान श्रीमंता शंकर देव थे। शंकर देव ने सतरिया नृत्य को अंकिया नाट के द्वारा तैयार किया गया एक समय अधिनियम नाटकों का रूप के लिए संगत के रूप में बनाया था। यह नृत्य सत्य नामक असम के मठों के में प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका श्रीमंत शंकर देव हो जाएगा। या ऑप्शन में आपका श्रीमंत शंकर देव दिया हो गया होगा, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सतरिया नृत्य। सतरिया नृत्य की बात करेंगे तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं 8 है, तो आप लोग को बता दें कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपके अब 2022 में एक छऊ नृत्य को भी आपको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, जो कि आपके वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य है। पहला तो आपका सतरिया हो गया, फिर छऊ हो गया जो कि अभी हाल में ऐड हुआ है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी
और आपका ये सभी जो नृत्य हैं आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जाड़े के दिनों में किस मानसून से वर्षा होता है। तो जाड़े के दिन की बात करें दोस्तों तो आपका पश्चिमी विक्षोभ से आपका वर्षा होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है, जो कि एक आपका गैर मानसूनी वर्षा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था छऊ नृत्य के बारे में। छऊ जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका झारखंड भी दिया गया था, उड़ीसा भी दिया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि छऊ जो नृत्य है आपका भारत का तो प्रमुख नृत्य परंपरा है। यह आपका पूर्वी भारत में उड़ीसा में भी मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, तो बताइएगा आपका ऑप्शन क्या दिया गया था। प्रांतों के सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। छऊ जो नृत्य है आपका तीन विशिष्ट प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका झारखंड का सिरेकेला छऊ, और इसके अलावा उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ मुखौटे सरलेखा पुलिया के नृत्य के अभिन्न अंग है। ठीक है, तो आप बताइएगा कौन सा छऊ है जो कि आपको दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका लघु संविधान के बारे में कि किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो जितना बार आपका 42वां संविधान संशोधन का जो आपका जिक्र आया होगा तो आप लोग को बताए होंगे जो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में आपका हुआ था, वो दोस्तों आपका भारत का लघु संविधान कहा जाता था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संविधान संशोधन में जो कि बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। संविधान का 1976 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपका आया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका कौन कौन सा आपका ये चेंजेस हुआ था। तो पहला तो आपका है कि प्रस्तावना में पहली बार आपका संशोधन किया गया था, जिसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा राज्य की नीति के सभी निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रधानता दिया गया था, और भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में आपका ये मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ा गया था। उस समय आपका 10 ही जोड़ा गया था, 11वां आपका जोड़ा गया 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो ये 42वां संविधान संशोधन को ही आपका लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये छऊ जो नृत्य वाला क्वेश्चन था दोस्तों, आपको बता दें ये छऊ नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है ये आया था, लेकिन ये पूछा गया था कि छऊ नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित आपका नहीं है पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन था तमिलनाडु था, छत्तीसगढ़ था, आपके अलावा केरल था और झारखंड था। तो आपका राइट आंसर आपका इसमें तमिलनाडु हो सकता है राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका ये कि IIT जो है वो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दें 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे कि IIT कहा जाता है प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था ये पहली पंचवर्षीय योजना है। इसमें जो लक्ष्य वृद्धि दर है आपका 2.1% वृद्धि था। इसके अलावा दोस्तों आपका वास्तविक जो वृद्धि दर है आपका 3.6% था। ठीक है, तो लक्ष्य और वास्तविक दोनों आपको याद रखना है, और ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका हेराल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मेजर जो ध्यानचंद है वो किस खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद दोस्तों आपके किस खेल से संबंधित थे ये पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है आज का प्रश्न आपसे उसी से रिलेटेड था। तो मेजर ध्यानचंद दोस्तों आपका हॉकी खेल से भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं भारतीय कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। इसके अलावा वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपका कि उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, 29 अगस्त को आपको मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। उन्होंने अपने खेल के जीवन में 1000 से अधिक गोल है जो कि दागे थे। जब वो मैदान में खेलने उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से ही चिपक जाती थी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था जैन धर्म का उपासना है वो दोस्तों आपका
कौन से वर्ग के लोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन था कारीगर, महाजन, व्यापारी, किसान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 100% किसान होने वाला है। इसके बाद बता दें दोस्तों आपको कि किसान ये क्यों होगा, तो आपको बता दें कि जैन जो है आपका अहिंसा का पालन करना था जैनों को, लेकिन जो किसी भी जीवित प्राणी को चोट पहुंचाना या मारना नहीं जानते थे जैनी लोग, पर किसानों को अपनी फसल की रक्षा के लिए कीड़ों को मारना पड़ता था। तो इस कारण है जो कि जैन धर्म के लोग हैं, जो कि आप किसान धर्म के वर्ग के लोग हैं, जो कि जैन धर्म का उपासना है, जो कि नहीं कर सकते थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लिंचिंग शब्द से कोई प्रश्न पूछा गया था कि लिंचिंग के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है, इस तरह का शायद आपसे प्रश्न पूछा गया होगा। तो आपका बाढ़ की मिट्टी का निर्माण होता है एकांतर, शुष्क और गीली अवधि के साथ उच्च तापमान पर भारी वर्षा में लेटराइट चट्टानों के लेट या अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी का जो है निर्माण आपका होता है। तो क्वेश्चन में बताइएगा आपका क्या पूछा गया था। ठीक है, एक दोस्तों आपका गुजरात के कांडला पोर्ट से भी प्रश्न देखने को मिला था कि गुजरात का जो कांडला पोर्ट है डैश मतलब कैसा है। तो आपका ऑप्शन में क्या आया था उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो कांडला आपका पोर्ट है वो आपका भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है और कांडला जो बंदरगाह का प्रशासन है कांडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथों में है, जिसका जो नियंत्रण है भारत सरकार के जहाज रानी आपका मंत्रालय के हाथों में है। और कांडला का जो नाम बदलकर दोस्तों अभी रखा गया है आपका दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था कि जो आपका ये है गुजरात में जो कांडला पोर्ट है वो कैसा है। तो आपका शायद ऑप्शन में टाइटल दिया गया था, तो आपका यही राइट आंसर था। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा कहना था। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका क्या आया है, ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों आपका देखने को मिला था यूथ गेम्स से, कि आपका यूथ गेम्स का मोटो शायद आपसे पूछा गया था 2022 वाला। तो आपको बता दें जो कि यूथ गेम्स का मोटो में आपका दोस्तों शायद ऑप्शन में दिया गया था सेकुलर बनना, गेम्स से का थ्रू, इस टाइप का कोई ऑप्शन आपको दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन तो कंफर्म नहीं मालूम चल पाया है, इसका आंसर भी शायद अभी तक मुझे मिल नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बता दें 2022 का जो मेजबानी है आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होना है। ठीक है, तो और आपको बता दें मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला भारत का 5वां राज्य बनेगा। इसके अलावा इसका जो ऑप्शन है आपका क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, आपको जिन लोगों को भी मालूम है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक के मिले हैं, और भी जैसे जैसे प्रश्न मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल तो कर ही देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले लेकिन जिनका 13 फरवरी को एग्जाम अभी तक बाकी है, उन लोग जीके में आपका अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को पीडीएफ को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके कोई दोस्त पीडीएफ लिए हैं तो उनसे भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो इसका जो शुल्क है मात्र 20 पे रखा गया है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो का जो लाइक है आपका 500 वीडियो का टारगेट लाइक रखा गया है, तो आप लोग जो भी लोग वीडियो देखते हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग भी नए आते जाते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। इसके अलावा जो आगे एमटीएस होने वाला है, सीएचएल होने वाला है, सभी एग्जामों का एनालिसिस और आपका टॉप क्वेश्चन आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।